अभी तक हमने जो पढ़ा है दैट इज वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो बोलो कैसे करते हैं अगर कांस्टेंट फोर्स है तो F डॉट डी एक्स ये है फॉर कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट फोर्स के लिए थोड़ा सा और इलेबोरेट करके अगर लिखता हूं तो एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स। एफ इज व्हाट? अप्लाइड फोर्स। एस डिस्प्लेसमेंट। एस है आपके पास डिस्प्लेसमेंट और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट फोर्स के लिए हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास हो वेरिएबल फोर्स तो वेरिएबल फोर्स के लिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था क्या? वर्क डन कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F डॉट डी एस। F डॉट डी एस, ठीक है। और इन कार्टीजियन फॉर्म के अंदर W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास f ऑफ x dx, f ऑफ y dy प्लस f ऑफ z dz। इसको थोड़ा सा और अगर मैं इलेबोरेट करके लिखता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 से x2 f ऑफ x dx प्लस y1 से y2 f ऑफ y dy प्लस z1 से z2 f ऑफ z dz। You have to take the integration separately with respect to x, with respect to y or with respect to z, and every time when you do the integration take limit with respect to the axis। x का कहां से कहां जाएगा? x1 x2, y का y1 y2, z का z1 z2। समझ आई बात? चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस पे मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, उस पे अब एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, a position dependent force F is equals to 7 minus 2x plus 3x square Newton। 3x square Newton act on a small object। एक्ट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, एक छोटे से ऑब्जेक्ट पे काम कर रही हैं। एक्ट ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ऑफ मास 2 kg टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 5। x is equal to 0 to x is equal to 5। The work done is जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n d ऑफ x का तो वो आएगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। आपने पावर को x की एक बढ़ा देना है और जो भी पावर है उसको क्या करना है? डिवाइड में कर देना है। x की एक पावर को बढ़ा देंगे और जो भी पावर होगी वो डिवाइड में आ जाएगी। अब ये मेरे पास फोर्स है और कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ है ये बॉडी? 0 से लेके 5 तक। अगर मैं आपके पास साथ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ कुछ ये, तो दिस इज x इक्वल टू 0। पोजीशन पहले बॉडी की ये थी,
फिर कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पर। ये डिस्टेंस कितना है, 5। तो हमें पता है अब फोर्स भी किस में लग रही है, ये देखो किस में लग रही है फोर्स, एक्स डायरेक्शन में, और बॉडी भी किस में मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। तो तुम्हारे पास जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा एफ डी एक्स कॉस 0, और यहां से आपके पास फोर्स को लिखेंगे 7 माइनस 2x प्लस 3x² dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे, w इज इक्वल्स टू 7 dx, कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 5, माइनस इंटीग्रेशन 2x dx, कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 5, प्लस 3x² dx, कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 5। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, w इज इक्वल्स टू 7, कॉन्स्टेंट बाहर रखो। क्या यहां मैं ये लिख सकता हूं x की पावर 0, 1 ही तो होता है, x की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। अब यहाँ n की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 0 है, तो आंसर में आएगा कितना, x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये आ गया 0 से 5, माइनस 2 को बाहर रख दो। यहां x की पावर कितनी है, 1, कितनी पावर x की, तो ये आ जाएगा आपके पास x 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 0 से 5, प्लस तीसरा है 3, x की पावर कितनी है, 2, तो एक बढ़ जाएगी कितनी, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, कहां से कहां तक, आपने जो भी पावर है उसको एक इंक्रीज कर देना है, इंक्रीज करने के बाद जो पावर आएगी उसको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। जो भी पावर है उसको एक इंक्रीज कर देना है, और जो भी इंक्रीज करने के बाद पावर आएगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो अब इसको मैं लिखता हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू, पहला मेरे पास आएगा 7x, दूसरा देखिए 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल, दूसरा मेरे पास आएगा -x², तीसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस x³, 0 से 5, तीनों टर्म में x है, तो जब मैं 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तुमने सिर्फ x की जगह 5 रखना है, तो जब आप x को 5 रखोगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, तो ये आपके पास आ गया 135 जूल। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, नोट करो इसको।
हो गया। चलो नेक्स्ट, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। तो सबसे पहले, अब जब भी हमें यूनिट और वो कैलकुलेट करना है ना, तो ये मैटर नहीं करता कि फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कैसी भी फोर्स हो बात बन जाएगी। तो वर्क डन क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पहले एसआई यूनिट्स की बात करेंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं जूल। तो वर्क डन की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है। दूसरा, अगर मैं सीजीएस की बात करता हूं तो सीजीएस में किलोग्राम को रिप्लेस कर दो ग्राम से, सेंटीमीटर को मीटर से, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर से, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपके पास ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। अर्ग। इन दोनों यूनिट को मैं बोलूंगा इनर्शियल यूनिट। कौन सी यूनिट बोलूंगा, बोलो भाई, बोलने के पैसे नहीं लगते। हाँ, इनर्शियल यूनिट्स। इसके अलावा ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होते हैं, उन्हें भी उनके बारे में बात करेंगे। अब सवाल उठता है कन्वर्जन फैक्टर, 1 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी अर्ग, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। तो ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बोलो, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, शाबाश, 1 सेकंड में एक ही तो सेकंड होगी, हम तो रोबोट्स हैं ना, चाप भी भरी हुई है बस, है ना गौरी। दीज आर द कन्वर्जन फैक्टर्स, और जब ये कन्वर्जन फैक्टर हैं, रखो जी जरा, 1 जूल का मतलब है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम का मतलब है 10 की पावर 3, 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 2, लेकिन स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 4। तो 1 जूल का मतलब है 10 की पावर 7 अर्ग, ये कन्वर्जन फैक्टर है। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं इसी के बारे में। नो, ठीक है, ये इनर्शियल यूनिट है। उसके बाद बात आती है ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर समझना बात को, ग्रेविटेशनल यूनिट
ग्रेविटेशनल यूनिट जो है आपके पास फोर्स की मैटर करती है। अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है 1 किलोग्राम वेट, 1 किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा 1 किलोग्राम वेट मल्टीप्लाई 1 मीटर, और ये आएगा आपके पास 9.81 जूल। ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, ठीक है। और CGS हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 1 ग्राम वेट मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके पास 981 अर्ग। ये चीज़ याद रखेंगे। ये इनर्शियल यूनिट है। इनर्शियल में SI यूनिट क्या है? 1 जूल। CGS यूनिट क्या है? 1 अर्ग। ग्रेविटेशनल के अंदर SI यूनिट क्या है? 9.81 जूल। और ग्रेविटेशन के अंदर CGS क्या है? 981 अर्ग। फिर बात आती है डायमेंशन की। फोर्स का क्या डायमेंशन होता है? ML_T-2 ये होता है फोर्स का डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट का क्या डायमेंशन होता है? L, ओनली L। तो जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको वर्क डन का डायमेंशन मिल जाएगा। ये ML2T-2 यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। लिखो इसको यहाँ तक। हो गया? चलो, 2 तरीके सीख चुके हैं। पहला रोशिल, पहला तरीका क्या है वर्क डन निकालने का? अरे नहीं भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, जिसमें फोर्स कांस्टेंट हो। दूसरा, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन F.ds। ये 2 तरीके हम देख चुके हैं। तीसरा, थर्ड इज ग्राफिकल मेथड। इसको थोड़ा सा आप समझेंगे भाई, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ग्राफिकल मेथड, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ये फोर्स है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ सपोज ऐसा आ रहा है, कुछ इस तरीके का। तो हम क्या करेंगे, 2 स्ट्रिप्स लेंगे, बहुत ज़्यादा थिन। ये मैंने 2 स्ट्रिप्स ले ली हैं, और ये 2 स्ट्रिप्स मैंने कुछ इस तरीके से लिए कि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। समझ रहे हो? ये ऑलमोस्ट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ये वाला पार्ट, ये मैंने 2 स्ट्रिप लिए, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे। उसके बाद में ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया dx। इतनी छोटी सी इसकी जो विड्थ थी वो क्या आ गई? dx आ गई है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो फोर्स है, ये मैंने क्या ले ली है? ये मैंने F ले ली है। ठीक है, मैंने ऐसे ही इस पूरे ग्राफ को बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, कहीं पे भी। उसके बाद
दिस इज द लोअर वैल्यू x ऑफ a एंड दैट इज द अपर वैल्यू। अपर वैल्यू कितनी आएगी, ये दिस इज x ऑफ a, x ऑफ b। अब ये फोर्स कैसी फोर्स है मुझे बताओ, ये वाली जो फोर्स है कैसी फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट थोड़ी है, कभी बढ़ रही है फिर कम हो गई फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इट्स अ वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एक्स ऑफ ए से लेकर के एक्स ऑफ बी तक। ये कुछ नहीं है, ये आपके पास आ गया एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर का एरिया आ गया ये। तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, एरिया अंडर फोर्स, एनडीए में भी पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। तो तीन तरीके हैं तुम्हारे पास वर्क डन निकालने के, पहला डॉट प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट फोर्स है, दूसरा इंटीग्रेशन अगर फोर्स वेरिएबल है, और तीसरा अगर ग्राफिकल है तो एरिया निकाल लो। ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर कुछ इस तरह का ग्राफ तुम्हें गिवन है, समझना बात को, ये तुम्हें ग्राफ एफ एस ग्राफ गिवन है, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, तो मुझे जो ग्राफ है वो सपोज ऐसा गिवन है, मुझे ऐसा ग्राफ गिवन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और मुझसे पूछ लिया फाइंड वर्क डन, तो ये कौन सा पॉलीगन है आपके पास, बोलो, ये कौन सी शेप है, इस शेप को क्या कहते हैं, ट्रायंगल। कंफ्यूज नहीं होना अगर मैंने पॉलीगन बोल दिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, और तुम्हारे पास बेस कितना है 0 से लेके 4 तक, यानी कि 4 माइनस 0, हाइट कितनी है 0 से लेके 6 तक, तो कितना आ गया 12, तो वर्क डन कितना आया 12 जूल। कितना आया है, लिख लो उसको।
हो गया। चलो क्वेश्चन करेंगे एक। वर्क डन बताना है आपने। ठीक है, वर्क डन बताना है, सेंटीमीटर में है और फोर्स है हमारे पास डाइन में। अभी मैंने आपको बताया है क्या, एरिया अंडर, कौन से ग्राफ के अंडर एरिया को वर्क डन निकालेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। कौन से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा। देखिए ज़रा, सबसे पहले इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे। ये डिस्टेंस कितना है 1, ये कितना है 10, तो इट्स अ रेक्टेंगल 10 इंटू 1 प्लस उसके बाद 2 से 3 फिर कितना 1, लेकिन इस बार कहाँ से कहाँ जा रहा है 20 तक। जो नेक्स्ट है वो नेगेटिव में है तो -1 इंटू 20, उसके बाद नेक्स्ट फिर से पॉजिटिव में है +1 इंटू 10 एंड लास्ट वाला फिर से पॉजिटिव में है +1 इंटू 20। कितना आ गया 10 + 20 -20 +10 +20, कितना आ गया 40 अर्ग। ये आंसर है, 40 अर्ग इज द आंसर। ठीक है, बस इतना ही कराऊंगा, इतना ही करेंगे, यहाँ से आगे कल कराऊंगा। ठीक है।